नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनय दीक्षित है और हम आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। इस चैनल में हम आप सबको सच्चे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में बताएँगे और हम लोग उसके बारे में और अच्छे से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके साथ में या आपके जानने वालों के साथ में कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो इस ईमेल आईडी पर शेयर करें और हम अपने चैनल के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा देंगे। अगर आप अपना पैरानॉर्मल इंसिडेंट खुद नैरेट करना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं और हम उसका अरेंजमेंट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट 1990s में सिंगापुर में हुआ था। दोस्तों आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि स्कूल और कॉलेज का जो टाइम होता है वो एक गोल्डन टाइम होता है। और आज अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम के बारे में सोचते होंगे तो कुछ मीठी यादों को याद करके मुस्कुरा देते होंगे और कुछ दुख भरी यादों को याद करके दुखी हो जाते होंगे। और आप सब भी याद करके ज़रूर सोचते होंगे कि कितना अच्छा समय था, क्या दिन थे और काश वापस लौट के आ जाएँ तो क्या कहने। और आप सभी कभी न कभी स्कूल या कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक, ट्रैकिंग या किसी कॉलेज टूर पे ज़रूर गए होंगे और वहाँ पर आप सबने अपनी अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ बनाई होंगी। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लाए हैं जिसमें स्कूल की कुछ लड़कियां हाइकिंग पे गई थीं। हाइकिंग एक लंबी पैदल यात्रा को कहते हैं जो कि जंगल में या पहाड़ों पे की जाती है और इसमें नेचर को देखते हैं। हाइकिंग कुछ दिनों की भी हो सकती है और कभी-कभी अ, 1 दिन 2 दिन की भी हो सकती है। हमारी इस कहानी में ये स्कूल की लड़कियां जंगल में गई थीं और इनकी यात्रा 1 दिन की थी। हमारी कहानी में जो मेन कैरेक्टर हैं, वो 2 16 साल की लड़कियां हैं, जिनका नाम मेलेनी और शेरिल है। कहानी मेलेनी ने सुनाई है और ये दोनों लड़कियां एक अच्छी दोस्त हैं और हाइकिंग के समय दोनों साथ में थीं। आप सबको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देते हैं। एक स्कूल का करीब 15 लड़कियों का ग्रुप था, जिनकी एज में भी 16 से 17 साल रही होगी और ये हाइकिंग पे जंगल में गई थी। 1990s का टाइम था और उस वक़्त आप तो जानते हैं कि स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो इन लड़कियों के पास भी स्मार्टफ़ोन या किसी भी तरह का कोई फ़ोन नहीं था। इनके पास एक रील वाला कैमरा था, जैसे पहले आते थे और हम लोग उसमें फ़ोटो खींचते थे, फिर वो फ़ोटो को धुलवाने के लिए भेजते थे। और इनकी जो यात्रा है, वो एक पुराने ट्रेन स्टेशन से शुरू हुई, जो कि अब यूज़ में नहीं था, वो अबैंडन कर दिया गया था, पहले कभी यूज़ होता होगा। वो हाइकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था। वहाँ पे निर्धारित समय पे सारी लड़कियाँ इकट्ठा होती हैं, सबको रूल्स समझाए जाते हैं, सबको बताया जाता है कि ग्रुप में ही रहना है, इधर-उधर नहीं जाना है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तुरंत बताना है। इनको प्लान भी समझाया जाता है कि हम सब पहले 3-4 घंटे हाइकिंग करेंगे, फिर कहीं पे रुक कर के लंच करेंगे और लंच के बाद फिर से हाइकिंग कंटिन्यू करेंगे। तो लंच के पहले तक तो सब प्लान के हिसाब से ही चलता है, मगर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद लड़कियाँ थोड़ा-सा मतलब प्लान से या रूल से भटकने लगती हैं। शेरिल और मेलेनी दोनों साथ में थीं और ये दोनों अच्छे-अच्छे स्पॉट्स पे रुक-रुक कर फ़ोटो खींचने लगती हैं। कभी एक-दूसरे की फ़ोटो खींचती हैं, कभी सीनरी की फ़ोटो खींचती हैं। और कभी-कभी अपने बाल ठीक करती हैं, कभी सनग्लासेस लगा के फ़ोटो खींचती हैं और इस सब में ये इतना खो जाती हैं कि जब इन्हें होश आता है, तब पता चलता है कि ये पीछे छूट गई हैं और इनका ग्रुप कहीं आगे निकल चुका है। मेल जो है वो थोड़ा-सा डर जाती है और बोलती है कि शेरिल ये सब तुम्हारी वज़ह से हुआ है।
तुम इतनी ज़्यादा फ़ोटो खींच रही थीं और कभी तुम ये ठीक करती थी, वो ठीक करती थीं, जिसकी वजह से हम छूट गए। तो शेरिल कहती है, "अरे मेल, तुम चिंता मत करो, हम तो वैसे भी टूर गाइड बनाए गए हैं, तो टूर गाइड कैसे रास्ता भूल सकते हैं?" फिर मेल सोचती है कि हाँ, बात तो सही है, हम तो गाइड बनाए गए हैं, हम रास्ता कैसे भूल सकते हैं? फिर मेल थोड़ा सोचने के बाद बोलती है कि चलो अपना कंपास निकालो और हम उसमें डायरेक्शन देखते हैं। दोनों कंपास निकाल के डायरेक्शन देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ओके, साउथ इधर है, नॉर्थ इस तरफ है, कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्रुप किधर गया है और हम वापस जाने के लिए कौन-सा डायरेक्शन लें? दोनों फिर से निराश हो जाती हैं। तभी मेल की नज़र रेल ट्रैक्स पे पड़ती है और वो खुशी से चिल्ला पड़ती है। और शेरिल से बोलती है कि हे शेरिल, अगर हम इन रेल ट्रैक्स को फॉलो करेंगे तो हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और दोनों लड़कियां रेल ट्रैक्स को तेजी से फॉलो करती हुई आगे बढ़ती हैं। शाम होने वाली थी और फिर शाम होने के बाद अंधेरा हो जाता। तभी बादलों में गड़गड़ाहट होती है और अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि तेज बारिश आने वाली है। जैसे-जैसे रात करीब आ रही थी, वैसे जंगल छाया के साथ जीवंत हो रहा था और ये दोनों लड़कियां पुराने रेल ट्रैक्स को फॉलो करती हुई तेजी से चल रही थीं। दोनों लड़कियों को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि इनसे भारी गलती हो गई है और रेल ट्रैक्स उन्हें और भी घने जंगल के अंदर ले आए हैं। वहाँ की हवा झींगुरों और अन्य रात के कीड़ों की आवाज से गूंज रही थी। इस समय इन दोनों के हाथ और पैरों में मच्छरों ने इतना काटा था कि वो छलनी हो गए थे। लेकिन उससे भी बुरी बात यह थी कि जो रेल ट्रैक्स ये फॉलो कर रही थीं, वो रहस्यमय तरीके से और अचानक बीच में ही खत्म हो गई। इसको देखने के बाद शेरिल ने अपना निचला होंठ काटते हुए कहा, "ओह नो मेल, अब हम क्या करेंगे?" दोनों लड़कियां कंफ्यूज और बुरी तरह से डरी हुई थीं। अंधेरा और भी ज्यादा घना हो चुका था। हालांकि तभी मेल ने देखा कि थोड़ा और आगे एक साफ जगह थी और वहां पे पुराना चीनी मंदिर बना हुआ था। इन दोनों ने सोचा कि इस मंदिर में शायद कोई हो जो कि हमें रास्ता बता सके और हम इस घने जंगल से बाहर निकल सके। दूर से देखने से पता नहीं चल रहा था कि वो मंदिर बौद्ध था या ताओवादी था और पास जाने पे लगा कि किसी का घर है और काफी जर्जर हालत में है। छत और दीवार की हालत खराब थी। ऐसा लगता था कि बहुत समय से कोई केयर नहीं हुई है और दीवारें काली पड़ चुकी थीं और कभी भी गिर सकती थी। जगह-जगह पर मकड़ी के जाले और धूल जमा हो गई थी। ये दोनों और पास पहुंची और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाई, "कोई है? कोई है?" अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे पे दोनों तरफ अजीब से डरावने प्रहरी की मूर्तियां थीं। नॉर्मली बुद्धिस्ट टेम्पल में दरवाजे के बाहर एक शेर की मूर्ति होती है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं था। और उन दो मूर्तियों के पास में ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई दो और मूर्तियां थीं, एक लड़के की और दूसरी एक लड़की की। ये दोनों मूर्तियां अपनी ट्रेडिशनल शादी की ड्रेस में थीं और मेल ने उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखे। मेल ने मूर्ति के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखे तो और भी अधिक बेचैनी महसूस हुई। वो दोनों मूर्तियां असंदिग्ध रूप से डरावनी और शैतानी लग रही थीं। वहां पर एक अजीब सी टेंशन और नेगेटिविटी थी। तभी शेरिल ने बोला, यहाँ कोई नहीं है, चलो वापस चलते हैं और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेल भी वहां से जाना चाहती थी, मगर तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी।
ये दोनों बारिश से बचने के लिए जल्दी से उस घर के अंदर चली गई। जब शेरिल अंदर जा रही थी, तभी एक बार को उसकी नज़र उस लड़की की मूर्ति पे पड़ती है और उसकी चीख निकल जाती है। शेरिल चिल्ला के बोली, "वो लड़की हिली थी अभी।" मेल पहले से ही बहुत डरी हुई थी। जब मेल ने उस लड़की की मूर्ति को देखा, जिसका वह ज़िक्र कर रही थी, तो मेल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जब देखा, तो उसको भी उसको भी लगा कि वो लड़की की मूर्ति बहुत अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा था कि लड़की की मूर्ति की आँखें उसी को देख रही हों और उसके होंठ कुछ ज़्यादा ही लाल लग रहे थे और सब कुछ एकदम रियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। मेल जानती थी कि शेरिल पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो उसने सोचा कि इसको और ज़्यादा डराने की बजाय कुछ और बोल देते हैं। तो मेल ने बोला कि शायद उसका दुपट्टा हवा से हिला होगा और तुम्हें भ्रम हुआ होगा। दोनों लड़कियां उस जर्जर घर के अंदर आ चुकी थीं और काफी थकी हुई थीं और उनको तेज भूख भी लगाई थी। अंदर पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ा ठीक लग रहा था और दोनों ने ही नोटिस किया कि घर के अंदर ज्यादा ठंडा था बाहर की अपेक्षा। उनको वहाँ पे कुछ कैंडल्स पड़ी हुई मिली, तो उन्होंने उनको जलाया और मोमबत्ती की रोशनी की सुनहरी चमक में नहाया हुआ वो स्थान काफ़ी आरामदायक लग रहा था। घर के बाहर पानी अभी भी बरस रहा था और रह-रह करके बिजली भी कड़क रही थी, जो कि इन दोनों लड़कियों को अंदर तक हिला देती थी। घर के अंदर टेंशन और नेगेटिविटी बढ़ रही थी और दोनों लड़कियों ने अपना ध्यान हटाने के लिए सोचा कि चलो फोटो खींचते हैं और शेरिल ने अपना कैमरा निकाला। उसके कैमरे में एक फ्लैश था और दोनों ने थोड़ी देर तक फोटोग्राफी करी। टेंशन बढ़ता जा रहा था और दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में एक दूसरे से बात करें। वो दोनों अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। तभी मेल को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा और डर के मारे उसकी जान निकल जाएगी। उसकी नज़र जब दरवाजे पे पड़ी, तो उसने देखा कि एक परछाई वहाँ है और उन दोनों को देख रही है। वो अपनी पूरी हिम्मत और ताकत जुटा करके चीखने वाली थी कि तभी वो परछाई आगे आई और बोल पड़ी, "हेलो मैडम, शायद आप दोनों रास्ता भटक गई हैं, है ना?" उस परछाई ने, जो कि एक लड़का था, इन दोनों लड़कियों से इतनी अच्छी तरीके से बात करी और इतनी मधुर आवाज़ में बोला कि इनकी जान में जान आई। इन दोनों का डर दूर हो गया था और अब ये दोनों उस लड़के की बातें सुनकर, उसको देखकर मंत्रमुग्ध सी हो गई थी। वो लड़का वास्तव में हर हाल में एक परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। देखने में बहुत ही सुंदर, जैसे कि कोई जापानीज़ पॉप स्टार हो। और मेल सोचने लगी कि ये कितने साल का होगा। शेरिल तब तक लगातार उस लड़के से बातें करे जा रही थी। मेल ने नोटिस किया कि शेरिल एकदम मंत्रमुग्ध सी हो गई है और उस लड़के से हर तरह की बात करे जा रही है। वह लड़का जवान था, बहुत ही सुंदर था, जैसे कि कोई पॉप स्टार। वह लंबा था, पतला था और बहुत गोरा था। उसकी स्किन चॉक की तरह सफ़ेद थी। उसके बाल चमकदार और काले थे और उसकी आँखें बहुत ही गहरी-गहरी और काली थीं। मेल सोच ही रही थी कि उस लड़के ने बोला, आप दोनों तो अभी स्कूल में पढ़ रही होंगी, है ना?" शेरिल ने जवाब दिया, "हाँ, ऐसा ही कुछ।" और जिस तरीके से शेरिल ने खिलखिलाकर हँसी, तो उससे मेल को थोड़ी-सी शर्मिंदगी महसूस हुई।
मेल नहीं चाहती थी कि लड़के को ज़रा-सा भी पता लगे कि हम दोनों बिंबों की जोड़ी हैं और हम दोनों उस पे पूरी तरीके से फ्लैट हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मेल इस बारे में कुछ कर पाती, सब कुछ खत्म हो गया। उनके कानों में एक लड़की की आवाज़ चीखी, "बेशर्म, नीच इंसान, तुम मर के भी सुधर नहीं सकते।" मेल और शेरिल ने घूम कर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उन्हें एक लड़की कमरे में आती दिखाई पड़ी और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और लड़के को गालियाँ दे रही थी। मेल ने उस लड़की को अच्छे से देखा। उस लड़की का रंग रूप और नैन नक्श एकदम लड़के जैसे ही थे, लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था और वो अपनी लोकल भाषा में झगड़ने लगे। तभी देखते ही देखते उस लड़की ने एक लंबा सा चमकता हुआ चाकू निकाला, जिसे देखते ही शेरिल की चीख निकल गई। वो लड़की गुस्से से शेरिल की तरफ घूमी और चिल्ला के बोली, तुम दोनों अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की गुस्से से एकदम पागल हो चुकी थी। ये सब देख के लड़का बोला, तुम फिर से जल्दबाजी मत करो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। और तभी मेल का ध्यान दो बातों पे गया। पहली बात तो यह थी कि वो दोनों, लड़का और लड़की, बाहर से आए थे जहाँ पानी बरस रहा था, लेकिन उनके बाल, कपड़े और हर चीज सूखी हुई थी। दूसरा यह कि वो बहुत ऊंचे थे, परंतु उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। वे फर्श से कुछ सेंटीमीटर ऊपर मंडरा रहे थे। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। मेल ये सब देख ही रही थी कि एक झटके में उस लड़की का हाथ ऊपर उठा और उस लड़की ने वो तेज चमकता हुआ चाकू उस लड़के के सीने में घुसेड़ दिया। ये सब देखकर मेल और शेरिल सदमे में चले गए। वो सोच ही रहे थे कि अब लड़का दर्द से चिल्लाएगा और खून निकलेगा, लेकिन खून की जगह सिर्फ धूल का विस्फोट हुआ और दर्द से चिल्लाने के बजाय वो लड़का एक डरावनी हंसी, एक खोखली हंसी हंसने लगा। अब इतना सब देख के मेल और शेरिल किसी तरह हिम्मत बटोर के बाहर भागे। दोनों लड़कियां रात में जंगल और बारिश में भागते-भागते चिल्ला रहे थे। दोनों लड़कियों को नहीं पता कि वो कितनी देर तक विक्षिप्त, आतंकित हालत में इधर-उधर भटकती रही। जब आखिरकार उनके ग्रुप ने उन्हें ढूंढ ही लिया, दोनों बहुत ही थके और कुछ भी बोलने लायक हालत में नहीं थे। अगले दिन जब मेल और शेरिल ने अपने माता-पिता और अपने क्लासमेट्स को बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, तो उनमें से किसी ने भी इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि उन्हें याद आया कि उन्होंने उस घर के अंदर की कुछ फोटो भी ली थी। उन्होंने सोचा कि शायद उन फोटो में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि उनके माता-पिता और उनके क्लासमेट्स उनका विश्वास करें। जब शेरिल ने तस्वीरें डेवलप कराईं, वो दोनों भी शॉक्ड हो गए। उन फोटो में वो लड़का जमीन में लेटा हुआ दिख रहा था और उसके सीने में वो चाकू धंसा हुआ था और वो लड़की अपने ही दुपट्टे से फांसी लगाने के बाद वहां पे झूल रही थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने आप को और अपने जानने वालों को बचा सकें। पहली बात, अकाल मृत्यु।
दोस्तों, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट से डेथ हो गई, मर्डर हो गया या किसी ने आत्महत्या कर ली, तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वो पृथ्वी पर ही भटकती रहती हैं जब तक कि उनका निर्धारित समय सीमा पूरी ना हो जाए। आज की कहानी में भी हमने यह देखा कि उन दोनों लड़के और लड़की की अकाल मृत्यु हुई थी। लड़की ने लड़के को चाकू घोंप के मारा था और बाद में उसी जगह पर लड़की ने दुपट्टे से अपने आप को फांसी लगा ली थी। तो उनकी आत्मा वहीं पर भटक रही थी और वह दोनों अपने लास्ट मोमेंट्स को बार-बार दोहरा रहे थे। ऐसी जगह पे जाने से पोज़ेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आज की कहानी में एक अच्छी बात यह थी कि दोनों आत्माओं ने मेल और शेरिल को पोजेस नहीं किया और बाद में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप भी कभी हाइकिंग पे, ट्रैकिंग पे जा रहे हों और किसी ऐसी पुरानी जगह, खंडहर, किसी पुराने टूटे-फूटे मकान या हवेली के आसपास से निकलें, तो अंदर ना जाएँ, क्योंकि अगर आपको कोई उससे लेना-देना नहीं है, तो आप अंदर ना जाएँ। ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। दोस्तों, ये बातें और भी ज़रूरी हो जाती हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या रेंट पे लेने जा रहे हैं। आप पड़ोसियों से फीडबैक लें, प्रॉपर इंक्वायरी करवाएँ, अगर हो सके तो पंडित या तांत्रिक से भी चेक करवा सकते हैं। अगर इंक्वायरी के बाद कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आता है, तब आप शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट करने से पहले आप पूजा ज़रूर करवा लें और उसके बाद ही शिफ्ट करें। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। बहुत जल्दी फिर हाज़िर होंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए।